मिठाई की दुकान पर ससुराल। सुनते हैं जी, ये नीचे के फ्लोर पर रहने वाले गुप्ता जी मकान खाली कर रहे हैं। आपको पता लगा कि नहीं? हाँ, सुना तो है कि वो लोग मकान खाली करके कहीं और जा रहे हैं। सक्सेना जी बता रहे थे कि किसी दुकान वाले ने खरीद लिया इनका फ्लैट। वही तो मैं भी सोच सोच कर परेशान हूं ना। आखिर यहाँ कॉलोनी के बीचों बीच कौन दुकान वाला दुकान चलाएगा? अरे दुकान चलानी है तो मेन रोड पर जाकर खोलो। अरे छोड़िए ना श्रीमती जी, क्यों बेकार की बातें सोच सोच कर अपना खून जलाया करती हैं। आप तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आराम से राज करिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर कौन आएगा, दुकान खोलेगा या गराज, उससे आपको क्या ही मतलब है। कैसी बात करते हैं जी, हम काहे अपना खून जलाएंगे? हम तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहे हैं। अरे कॉलोनी में बड़ी खुसर पुसर चल रही है आजकल। अब तो मोहल्ले में दुकान भी खुलेगी, 10 तरह के लोग आएंगे जाएंगे। और फिर हमारी बात नहीं है, कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं। जवान बहन बैठी है लोगों के घर में, इसलिए चिंता करना तो जायज है कि नहीं? कहीं कोई ऐसी दुकान खुल गई कि रोज लफंगों का आना जाना होने लगा, फिर क्या करेंगे? श्रीमती जी, आप ना बहुत चिंता करती हैं। आप भी शांत रहिए और अपनी सहेलियों से भी कहिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा शांति से काम ले। कॉलोनी की औरतें भी मंत्रा से कम नहीं है। जरा सी बात पता नहीं लगती कि सब जगह आग की तरफ फैला देती हैं। अरे जानकी जी, सोसाइटी में कोई कुछ ऐसे ही नहीं कर सकता। कॉलोनी में सेक्रेटरी साहब बैठे ना व्यवस्था संभालने के लिए। फिर आप कहे चिंता में अपना चेहरे का निखार खराब कर रही हैं। पति की बात सुनकर जानकी जी थोड़ी शर्मा जाती हैं। हटिए जी, बिटिया बराबर की होने को आई और अभी भी आपकी ये चूहलबाजी की आदत नहीं गई। अगले सप्ताह के अंदर ही पुराने पड़ोसी अपना सामान लेकर मकान खाली करके चले गए और उनकी जगह एक नई फैमिली फ्लैट में रहने के लिए आ गई थी। जैसा कि कॉलोनी में चर्चाएं थी, वास्तव में वैसा ही हुआ। नई फैमिली किसी अनोखे लाल गुप्ता की थी, जिनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी के अलावा बड़ा बेटा हितेश, बहू हिमानी, छोटा बेटा उमेश था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। अपने 4 कमरों के फ्लैट में आगे के कमरे में उन्होंने मिठाई की दुकान खोल ली थी। दुकान खोलने के कुछ ही दिनों के बाद हितेश दुबे जी के यहाँ आता है। नमस्ते अंकल जी, यह हमारी दुकान की बनी हुई स्पेशल देसी घी की मिठाई है। आप एक बार चक्कर देखिए। आपने अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट मिठाई आज तक खाई नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बहुत अच्छा लगा बेटा ये सुनकर कि आप अपनी मिठाइयों में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी मिठाई हमारे यहाँ लेकर आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्या ये है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, आप तो पंडित लोग हैं और हमने तो सुना है कि पंडितों को पूरी, कचौड़ी, पेड़ा, जलेबी ये सब बहुत पसंद होता है। बेटा सुना तो आपने ये भी होगा कि पंडित घर घर जाकर पूजा हवन करवाते हैं। लेकिन सुनी सुनाई हर बात सच हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना। सच बात यही है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। चलिए अंकल जी, आप हमारी लाई मिठाई मत खाइए, लेकिन अपने यहाँ की 1 कप चाय तो पिलवा ही सकते हैं ना। उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना आपको? अरे नहीं बेटा, उसमें कोई ऐतराज क्यों होगा। श्रीमती जी, बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए हितेश बाबू के लिए। मानना पड़ेगा अंकल जी, घर आपका बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे से सजाया है आंटी जी ने। अरे नहीं बेटा, ये सब मैंने कहाँ किया है। ये घर की साज सजावट, रंग रोगन, ये सब काम तो हमारी बेटी स्वाति देखती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना उसने। बहुत हुनर है मेरी बेटी के हाथों में। बिल्कुल आंटी जी, मानना पड़ेगा। अब आपके जैसी सुंदर सुशील महिला के सानिध्य में परवरिश हुई है स्वाति जी की, तो उनका गुणी और संस्कारी होना तो बनता ही है। सही कहा ना मैंने। हम भी परिवार वाले लोग हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी है, माँ है। कभी आपको समय मिले तो आइए ना अपनी बेटी के साथ चाय पीने के लिए। हमारी माता जी को अच्छा लगेगा। वैसे भी नई जगह जाओ तो घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अंकल जी, अब इजाजत दीजिए, चलता हूं मैं। अपना मिठाई का डब्बा साथ लेकर हितेश वहां से उठकर चला गया। सुनते हैं जी, मुझे तो ये हितेश बड़ा सीधा साधा सा लड़का लगा। बताइए, हमने तो सुना था कि ये दुकानदार किसी को चवन्नी का सामान मुफ्त में नहीं देते, और ये बेचारा पूरा 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेकर हमारे यहाँ चला आया। भला मानस है और क्या। सही कहती हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो भला मानस है तो हम कौन से चोर डकैत है? हम भी तो बरसों से शराफत से ही इस मोहल्ले में रह रहे हैं ना। हमारी तारीफ सुनी होगी कहीं से, तभी आया दोस्ती बढ़ाने। यूं तो हितेश ने जानकी और उसकी बेटी को अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए बुला लिया था, लेकिन जानकी ने हितेश की बात को उतना सीरियसली नहीं लिया था। इसलिए कई दिन बीत जाने के बाद भी जानकी और स्वाति हितेश और उमेश के घर नहीं गई थी।
एक दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। जानकी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने हितेश की माँ शांति खड़ी हुई नजर आती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी, आइए ना। आज ही शुद्ध देसी घी और मेवा मिलाकर लड्डू बनवाया मैंने, सोचा थोड़े लड्डू आपके लिए भी लेते चले, बच्चे खा लेंगे। अरे बहन जी, लगता है आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मैं मीठा नहीं खाती। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे परिवार में कोई भी मीठा नहीं खाता। बस बहन जी, आपकी तरह ही हम भी मीठा बिल्कुल नहीं खाते। दिन रात का मिठाई का काम है हमारा तो मिठाइयाँ देख देख कर ऐसा मन भर गया है कि मीठे की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। ठीक कह रही है बहन जी। ऐसा करिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पहली बार आप हमारे घर आई हैं, खाली पेट नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, कटलेट बनाकर ले जाती हूँ चाय के साथ, वरना वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने एक कप चाय भी बस नमकीन के साथ परोस दी। वैसे भी ये तो हलवाई लोग हैं, इन्हें तो आदत भी होगी ना हैवी नाश्ता करने की। बिस्किट नमकीन का नाश्ता हलवाइयों के सामने लगाना उनका अपमान करना हुआ। जानकी जल्दी जल्दी पड़ोसन के लिए कटलेट बनाती है और चाय के साथ कटलेट तैयार करके हॉल में ले आती है। बस बहन जी, वो क्या है ना, गांव में शादी है मेरे भतीजे की। शादी के सिलसिले में हम दोनों सास बहू अलीगढ़ जा रहे हैं। हमने सोचा जाने से पहले एक बार नए पड़ोसियों से मिलना तो बनता ही है। कहीं ऐसा न हो कि लोगों को ऐसा लगे कि नए लोग तो बड़े ही घमंडी है, जो किसी के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहते। अरे बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, जो एक बार मिलने के लिए चली आई। और मिलने जुलने से ही तो दूरियां खत्म होती है ना। दोनों पड़ोसने काफी देर तक साथ में बैठकर बातें करती रहती है। हम तो चले जाएंगे बहन जी, हमारे जाने के बाद हितेश, उमेश और उनके पापा, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा, बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे बहन जी, आपके यहाँ तो हलवाई का काम है ना, तो कारीगर तो आते ही होंगे। जो मिठाई और बाकी सामान बनाते हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे क्या? उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि जब तक आप लौट कर नहीं आती घर में सबका खाना वही लोग बना दिया करें। बहन जी, खाना तो वो लोग बना ही देंगे, लेकिन समस्या की बात यह है कि हलवाइयों को हलवाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। वरना हमारे गुप्ता जी भी खाना बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद उन्हें घर का बना हुआ सादा और ताजा खाना चाहिए होता है। बस इसीलिए उनके कारण ही कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब सगे भतीजे की शादी ना होती तो हम अभी भी जाने के बारे में ना सोचते। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुप्ता जी की पत्नी काफी देर तक गप्पे मारने के बाद उठकर अपने घर लौट गई। क्या बात है मम्मा, बड़ी गहरी दोस्ती होगी आपकी आंटी जी के साथ, पहली मीटिंग में। वैसे तो आप जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाती, आज क्या खास बात है? बेटा तुझे पता है, मैं तो बहुत जल्द किसी के साथ इतनी सहज नहीं हो पाती, लेकिन वो खुद ही अपने परिवार की बातें बताने लगी तो मैं उठकर जा भी तो नहीं सकती थी। शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। अगले दिन सवेरे स्वाति अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है। अभी वो गली में ही पहुंची थी कि पीछे से उमेश के हॉर्न बजाने की आवाज सुनाई देती है। अब तो स्वाति है ना जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, मैं उमेश आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। हम लोग कुछ ही दिन पहले इधर शिफ्ट हुआ है। हाँ, आपकी मम्मी आई थी, आप लोगों के बारे में काफी कुछ बता रही थी। काफी धूप हो रही है, अगर आप बुरा न मानो तो आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं, बदले में आप मेरे साथ रसमलाई खा लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उमेश की बात सुनकर स्वाति मुस्कुरा देती है। चलिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, इसी नाते इतनी मदद तो आपसे ली ही जा सकती है। और रही बात रसमलाई की, तो मैं रसमलाई नहीं खाती। अरे कम ऑन यार, तुम्हारा रंग रूप देखकर तो मुझे लगा था तुम दिन में 3 टाइम बस रसमलाई खाती होगी। ऐसा दूध सा निखार बिना रसमलाई के कैसे आ सकता है? उमेश का हंसी मजाक और उसके रूप की तारीफें सुनकर जल्दी ही वो उमेश के साथ सहज हो जाती है और फिर उनके बीच बातें होने लगती है। दोपहर का समय था। घर के काम निपटाने के बाद जानकी जी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। सामने देखती है कि मिठाई वाले गुप्ता जी का बेटा उमेश खड़ा हुआ है। नमस्ते आंटी जी, इतने दोपहर में आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, मम्मी और भाभी घर पर है नहीं और इस समय हमारे घर का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। आज हम लोग आरओ ऑन करना ही भूल गए थे। आप थोड़ा सा ठंडा पानी पिला देंगी क्या? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, पानी के लिए कोई इनकार करता है क्या? ये लो 2 बोतल पानी। थैंक यू आंटी। वैसे आज संडे है, स्वाति नजर नहीं आ रही। अरे वो अपने पापा के साथ बाहर गई है।
उमेश को पानी की बोतल पकड़ाने के बाद जानकी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि एक बार फिर से दरवाजे पर बेल बजने लगती है। जानकी एक बार फिर उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने फिर से उमेश खड़ा हुआ है। आंटी जी, आपको बार बार डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाने से पहले मम्मी कह रही थी कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, बताओ क्या समस्या है? आंटी, हम लोगों की ना आदत है दिन में 3-4 कप चाय पीने की। अब मम्मी नहीं है तो सुबह से एक भी बार दुकान पर चाय नहीं आई। बस फिर मुझे आपकी याद आ गई। सोचा जैसे मेरी मम्मी वैसे आप। कौन सा 2 कप चाय बनाने में आप बुरा मान जाएंगी? प्लीज 2 कप चाय बना दीजिए ना। और आंटी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चाय के साथ थोड़ा सा पोहा बना दीजिएगा, मसाले थोड़े कम, हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम टेंशन ना लो, बना देती हूँ, बैठो आराम से। कभी पानी, कभी चाय, कभी सब्जी, कभी गरम गरम रोटी, किसी न किसी बहाने से उमेश और हितेश बारी बारी से जानकी के घर में आते रहते थे, जिसके कारण उसका दिन का सुकून और चैन बिल्कुल छीन गया था। हर आधे घंटे में दरवाजे की बेल बजती और सामने गुप्ता जी के परिवार का कोई न कोई सदस्य खड़ा हुआ नजर आता। नमस्ते आंटी जी, वो मम्मी जी ने आपके लिए शादी की मिठाई भेजी है और इतने दिन तक मदद करने के लिए थैंक यू भी बोला है। अरे बेटा, वो तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था। रही बात मिठाई की, तो बेटा हम लोग मीठा नहीं खाते, हमारी तरफ से तुम ही खा लेना ये मिठाई। आंटी जी, मैं कह रहा था कि मम्मी और भाभी तो लौट आए हैं और उन्होंने सुबह से कई बार चाय बनाकर भिजवा भी दी है, लेकिन आपकी चाय का स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ गया है। जब तक आपके हाथ की स्पेशल इलायची चाय नहीं मिलेगी, हमारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। आप बना देंगे क्या 2 कप चाय? स्वाति बेटा, उमेश के लिए चाय चढ़ा दो और हाँ, इलायची भी डाल देना। मम्मी आप आइए ना रसोई में। बेटी के बुलाने पर जानकी रसोई में पहुंचती है। मम्मी, ये क्या नाटक है? कभी चाय, कभी पानी, कभी मिठाई, किसी न किसी बहाने से पूरा दिन ये गुप्ता हलवाई का परिवार हमारे घर ही पड़ा रहता है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? वो तो आज मैं छुट्टी पर हूँ, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ क्या चल रहा है। अरे बेटा, ऐसे कैसे सामने से मना करते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। कोई बात नहीं, 2 कप चाय की तो बात है, बनाते ना। स्वाति चाय लेकर हॉल में आती है तो देखती है उमेश बैठा चाय का इंतजार कर रहा है। आंटी जी, आपका घर बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। हाँ बेटा, अब तुम्हारा परिवार बड़ा है इसलिए सारे कमरे भरे हुए नजर आते होंगे। और फिर एक कमरे में तो तुम लोगों ने दुकान बना रखी है ना। घर तो हमारा भी इतना ही बड़ा है, बस रहने वाले कम लोग हैं इसलिए खाली नजर आता है। आंटी जी, एक प्रॉब्लम आ गई है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? जैसा आपने अभी बताया ना कि आपके घर में रहने वाले लोग कम है और कमरे ज्यादा है, बस आपकी इसी बात में मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा हुआ है। बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जानकी अभी उमेश से बात कर रही थी कि दुबे जी ऑफिस से घर लौट आते हैं। अरे नमस्ते अंकल जी, आइए आइए, बिल्कुल सही समय पर आए आप। आंटी बस मेरे लिए चाय बना कर लाई है। अगर ऐसी बात है जानकी जी, तो 1 कप चाय हमारे भी बना दीजिएगा, आज तो बड़ी थकान हो गई है। आंटी, एक मेरी भी। अंकल से बात करते हुए पीने का मजा ही गुजार रहेगा। जानकी रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। हद होती है बेशर्मी की। अरे संकोच में मैं कुछ कह नहीं पा रही तो ये लोग तो सर पर ही चढ़ते चले जा रहे हैं। आधे घंटे से बैठा हुआ मेरा दिमाग चाट रहा है और पहले ही 2 कप चाय पी चुका है। दुबे जी के नाम पर फिर से 1 कप चाय डकार जाएगा। कुछ देर बाद जानकी चाय की कप लेकर हॉल में आई। अंकल जी, मैं अभी आंटी जी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा था। वो क्या है ना, हमें मिठाइयों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 200 किलो मिठाई बनाकर स्टोर करनी, किसी के शादी में जाने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना बड़ा स्टोर रूम नहीं है जहां हम इतनी सारी मिठाई बनाकर रख सके। अगर आप बुरा न मानो तो आपके कमरे में सारा माल रखवा दें हम लोग, बस 1 हफ्ते की बात है। अब बेटा, आपको मना भी तो नहीं कर सकते, ठीक है रखवा लो। अगले ही दिन उमेश और हितेश मिलकर दुबे जी के एक कमरे को पूरी तरह से स्टोर रूम बना देते हैं और पूरा कमरा मिठाई के डिब्बों से लबालब भर देते हैं। एक बार जो दोनों भाइयों को मिठाई के डब्बे रखने के लिए कमरा दिया तो उससे तो दोनों भाइयों ने अपना परमानेंट स्टोर रूम ही बना लिया। रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। एक दिन अचानक दुबे जी के एक मित्र उनके घर बेवक्त आ धमकते हैं। घर में इस समय नाश्ते पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बड़ी चिंता हो रही है जी, इतनी रात हो रही है, अब कहाँ बाजार जाएंगे इस समय, और नमकीन बिस्किट सब खत्म हो गया है। घर पर मेहमान आए हैं, उसे ऐसे ही खाली पानी तो नहीं पिला सकते। अरे वो स्टोर रूम में इतनी मिठाई रखी हुई है ना, 1 डब्बा उसी में से निकाल लाओ, गुप्ता जी को पैसे दे देंगे।
पति की बात सुनकर जानकी कमरे में जाकर एक मिठाई का डब्बा उठाकर रसोई में ले आती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। सामने डब्बे में नोट की गड्डियां रखी हुई थी। वो पति को आवाज लगाती है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? ये देखिए, ये मिठाई के डब्बे में नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। क्या बात कर रही हो? जाओ जाकर 2-4 डब्बे और खोलकर देखो, सब में पैसे हैं या मिठाई? पति के कहने पर जानकी कमरे में जाकर एक एक डब्बा खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि लगभग 90% डब्बे में मिठाई की जगह नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट उठाकर मेरी अलमारी में रख दो और डब्बे पहले की तरह बंद करके कमरे में वापस रख दो। अगले दिन गुप्ता जी की हलवाई की दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, लेकिन गुप्ता जी बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे। उनके माथे पर कोई लकीर ही नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तलाशी लेकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई काला धन नहीं मिलता। ऑफिसर के जाने के बाद, अरे उमेश, हितेश, खतरा टल गया है, जाओ अपना माल वापस ले आओ। उमेश और हितेश दुबे जी के कमरे में रखे हुए सारे मिठाई के डब्बे वापस ले आते हैं, लेकिन जब वो डब्बे खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डब्बे खाली पड़े हुए थे और 10 लाख रुपए कैश गायब हो चुका था। देखो दुबे जी, मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अभी आपको आपकी औकात दिखा देता। वापस करिए मेरा पैसा अभी के अभी। उमेश बेटा, वो पैसा तो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा हो गया, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा? इनकम टैक्स ऑफिस में जमा हो गया? किसने किया? आप होते कौन है हमारे पैसे को हाथ लगाने वाले? अभी जो टीम तुम्हारे दुकान पर छापा मार कर गई ना, वो मेरे अंडर ही काम करती है। मैं ही हूँ चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ND दुबे। नारायण दत्त दुबे का नाम तो सुना ही होगा। उमेश और हितेश सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। वो बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि पिछले 2 साल से जिस इनकम टैक्स ऑफिसर की आंखों में वो धूल झोंक रहे थे, नियति उन्हें उसी ऑफिसर का पड़ोसी बना देगी। मेरी शराफत है कि मैंने आप लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ आपका कैश जब्त किया है। खबरदार जो आगे से काला धन इस तरह से छुपाने की कोशिश भी की तो। अब दुबे जी की बात का उमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से निकल लेता है। और हाँ, गुप्ता जी का परिवार अब दुबे जी की तरफ भूल से भी देखने का प्रयास नहीं करता। 10 लाख की चोट जो खाई हुई थी